दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ संजय पीटर जी का। संजय भाई, आपने ना सिर्फ थैंक यू वाले ऑप्शन के माध्यम से उत्तरांचल डायरीज को आर्थिक सहयोग दिया है, बल्कि अपने अन्य मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया है। आपका ये प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई करने वाला है और बहुत बेशकीमती है, यकीन मानिए। उसके लिए आपका आभार सहित अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अन्य सब्सक्राइबर मित्रों से भी धन्यवाद बोलता हूं कि आप इस चैनल के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भी आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। याद ही है आपको? इस घटनाक्रम के 19 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं 20वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या क्या घटा वो मैं कुछ आप लोगों की मेमोरी में डाल देता हूँ, कुछ याद दिला देता हूँ ताकि कहानी की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो दोस्तों, घटनाक्रम के पिछले भाग में मैंने बताया था कि श्रीनिधि जी ने जग्गा डाकू को शूट कर दिया था और उसके चंगुल से मुक्ता जी को निकाल के वापस आश्रम में ले आए थे। और पंडित जी के आग्रह में अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये आश्रम में ही रुक गए थे। पंडित हरि शर्मा जी ने निधि शर्मा जी को एकांत में और अकेले में बुलाया था। वो इनसे कुछ विशेष बात करने वाले थे, कुछ बताने वाले थे। अब वो विशेष और रहस्यमय बात क्या थी जो श्रीनिधि जी को अकेले में और एकांत में बतानी थी, वही मैंने आपको बतानी है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है जो मुक्ता जी से संबंधित है और वाकई में बहुत ही रहस्यमयी है। इसलिए इस घटनाक्रम को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही है। तो अब हम लोग चलते हैं कहानी में आगे, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, बाबा जी ने निधि जी को अकेले में बुलाकर कहा कि उन्हें याद होगा और आप लोगों को भी याद होगा कि रवासन की यात्रा पर निकलते समय बाबा जी ने इन लोगों से कहा था कि इनके वापस लौट कर आने के बाद उन्होंने इनसे एक विशेष बात करनी है और अब वो विशेष बात बताने का समय आ गया है। इसलिए उनकी बात श्रीनिधि जी बहुत ध्यान से सुने। दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने बोलना शुरू किया। करीब 19 साल पहले जब वो कामराज मंदिर के पुजारी थे और मुक्ता जी की उम्र मात्र 4 साल थी, यानी कि बच्ची थी 4 साल की, तब एक दिन मुक्ता जी ने इनसे कहा कि मुक्ता जी को उनके स्वामी के पास पहुंचा दें। तो इस बात पर पंडित जी और उनकी वाइफ पहले तो उन्होंने, यार ये बाल बुद्धि और कुछ भी बोल रही, ये सब समझकर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जब इसके बाद बार बार इसी बात को कहने लगी कि उन्हें उनके स्वामी के पास पहुंचा दो, फिर भी इन लोगों ने कोशिश करी कि उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए, इस चीज़ से हटाया जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं मानी। वो लगातार इसी बात पर अड़ी रही और रट लगाती रही कि उन्हें उनके स्वामी के पास पहुंचा दिया जाए, प्लीज़ उनको स्वामी के पास पहुंचा दो। फिर एक दिन तंग आकर इन दोनों ने उसकी बात को मान लिया और एक दिन सुबह सुबह ही बैलगाड़ी पर बैठकर ये पति पत्नी अपनी बेटी द्वारा जो जगह बताई गई थी उस जगह की तरफ निकल गए। मुक्ता जी रास्ता बताते जा रही थी और बैलगाड़ी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रही थी। करीब 11 मील पार करने के बाद मुक्ता जी ने बैलगाड़ी को वन विभाग की जो सड़क थी उससे उतरवा कर एक घने जंगल के अंदर चलने के लिए कहा। तो इन लोगों को लगा कि शायद यार ये बच्ची जो है, मतलब मुक्ता जी जो है, ये कहीं रास्ता भटक गई है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन लोगों की सोच गलत निकली। जंगल में करीब 2 फरलांग अंदर जाने के बाद इन्हें हकीकत में एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक मकान दिखाई पड़ा जो करीब 70-80 साल पहले काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा होगा। उसको देख के लग रहा था।
उस मकान में 3 पक्के कमरे तो ज़रूर रहे होंगे और उसके चारों तरफ 5 से 6 फुट ऊँची चारदीवारी भी रही होगी। लेकिन जब अब इन लोगों ने जब उसको मकान को देखा तो वो सिर्फ़ एक खंडहर-नुमा इमारत रह गई थी, घर रह गया था। टूटी-फूटी ऊँटी ईंटें इधर-उधर जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी हुई थी। एक कमरा दिख रहा था जो न जाने कितनी आँधियों तूफ़ानों को झेल चुका था, क्योंकि उसकी दीवारें तो ठीक ही थी, लेकिन छत नदारद थी, छत गायब थी। हालाँकि जो दीवारें थी वो भी काफ़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। मुक्ता जी उस समय 4 साल की बच्ची थी, जैसे ही उनकी नज़र उस घर पर पड़ी तो वो बैलगाड़ी से उतर गई और उस जीर्ण-शीर्ण घर की तरफ दौड़ गई और घर के अंदर जैसी घुसी देहली के अंदर, वो दरवाज़ा तो था नहीं, चौखट खुली हुई थी, सीधे अंदर घुस गई और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगी, है जी कहाँ हो आप? अरे देखो आपकी मंजूला आ गई है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप? अरे कहाँ हैं आप? देखिए ना मैं आ गई हूँ, मंजूला आ गई आपकी, आप कहाँ हैं? अब जब कई बार आवाज़ देने के बाद भी किसी तरह का कोई उत्तर नहीं आया, तो वो वहीं पर बैठ गईं और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगीं। अब इतना बोलने के बाद बाबा जी चुप हो गए, क्योंकि बोलते-बोलते उनका गला भर आया था। फिर जल्दी ही उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, सँभाल लिया और कहने लगे। तब मुक्ता की माँ भी जीवित थी और उनके साथ ही थी। मुक्ता जी को रोते हुए देखकर वो तुरंत बैलगाड़ी से उतर गईं और दौड़ के मुक्ता जी को पास पहुँच के उनको अपनी गोद में उठाकर वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद जब मुक्ता जी का रोना थोड़ा कम हो गया, तो उन्होंने बताया कि ये कुटिया उन्हीं की है और यहाँ पर वो अपने पति के साथ रहा करती थी। उस टूटे हुए मकान के पास ही एक झरना था, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वो उसी झरने में नहाया-धोया करती थी और वहीं से पानी भर के अपने घर के कामों के लिए पानी वहीं से भर के लाया करती थी। फिर एक पेड़ की तरफ इशारा करके बोली, उस पेड़ पर इनकी मचान बनी हुई थी, जिसमें अक्सर ये पति-पत्नी साथ बैठा करते थे और कई तरह की बातें किया करते थे। खासकर जब गर्मी के दिन आ जाते थे, तो ये और इनके पति दोनों जंगलों में घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनके पति जो है इनके लिए कई बार फूलों की माला बनाकर इनके गले में पहनाया करते थे। कभी किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें वो बताई जा रही थी, पुरानी याद है, पता नहीं क्या-क्या। अब बाबा जी ने आगे बताना शुरू किया। इस घटना के करीब 1 साल के बाद मुक्ता जी की माँ का देहांत हो गया और उनके देहांत के 2 साल बाद मुक्ता जी के 5 भाई-बहन भी खत्म हो गए, चल बसे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों 3 साल के अंदर परिवार के 6 सदस्यों की मृत्यु। आप लोग समझ सकते हैं पंडित जी और मुक्ता जी की क्या हालत हो रही होगी। बाबा जी के दिल में तो मतलब एक वो विरक्ति सी हो गई थी और वो सारा काम धंधा छोड़कर मंदिर के पास ही एक झोपड़ी डालकर मुक्ता जी के साथ वहीं रहने लगे थे। अच्छा, उन्हीं दिनों एक दिन उस क्षेत्र के वन अधिकारी सिसमियोर साहब अपना दौरा करते हुए इनकी झोपड़ी के पास आ गए। उनकी वाइफ जो है किसी असाध्य रोग, किसी पता नहीं क्या रोग था, उससे पीड़ित थी। इस वजह से वो बेचारे बहुत चिंतित और काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन जब पंडित हरि शर्मा जी यानी बाबा जी को पता चला और उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। इस बात से खुश होकर सिसमियोर साहब ने पंडित जी को 200 बीघा ज़मीन के साथ-साथ 8,000 रुपया बतौर इनाम में दे दिए। इतने खुश हो गए वो। दोस्तों उस ज़माने के 8,000 मतलब आज के 8 लाख से ज़्यादा, है ना? ज़्यादा ही होंगे। इसके बाद मुक्ता जी की जिद के सामने झुककर पंडित जी उसी मकान और उसके आसपास की ज़मीन, जिसे मुक्ता जी अपना बता रही थी, उसको नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया। जो पैसा मिला, जो उनको मिल गया, उस आसपास की वो ज़मीन सब इन्होंने कर ली और बनाना शुरू किया। वहीं पर आश्रम बनाया। उन्होंने उस खंडहर-नुमा मकान को तुड़वाया नहीं, बल्कि उसकी मरम्मत करके उसे वैसे ही बने रहने दिया जैसे वो पहले रहा होगा।
जिस कमरे की दीवारें बची हुई थी, रिनोवेशन के बाद उसी कमरे में अब मुक्ता जी रहने लगी थी। अब वो मुक्ता जी का कमरा हो गया था। बाबा जी ने बताया कि इस आश्रम में आने के बाद वो हमेशा श्री निधि जी के बारे में ही चर्चा किया करते थे। वो श्री निधि जी के बचपन के दिनों की बहुत सारी बातें मुक्ता जी को सुनाया करते थे। फिर एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पंडित जी कहानी सुना रहे थे, श्रीनिधि जी का कोई किस्सा सुना रहे थे, तो मुक्ता जी अचानक से बोल पड़ी, अरे वही तो हैं मेरे पूर्व जन्म के स्वामी, वही हैं। अब कहाँ हैं वो? उन्हें मेरे को उनको उनके पास लेके चलिए मुझे। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि इस बात का उनके पास क्या सबूत है भाई, कि श्रीनिधि ही उसके पूर्व जन्म के पति हैं? तो वो बोली, इस बात का ये जो बात है इसको उनका दिल कह रहा है, और इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मेरा दिल जो कह रहा है वही सबसे बड़ा सबूत है। आप तो बस मुझे उनके पास लेके चलिए। इस बात को सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि यार मुक्ता जी को आखिर ले जाएं तो कहाँ ले जाएं, क्योंकि श्रीनिधि जी का पता तो इनको मालूम नहीं था। हालांकि इसके बाद पंडित जी 2-3 बार उस आश्रम में जरूर गए जिसमें श्रीनिधि जी रहा करते थे, और वहीं उनकी लिखाई पढ़ाई हुई थी। वहाँ जाके उन्हें कुछ पता चल सके कि ये अब कहाँ हैं। तो वहाँ से इनको पता चलता था, कभी कभी ये कश्मीर गए हुए हैं, कभी पेशावर गए हुए हैं, तो कभी दिल्ली हैं। जो भी हो, वो कहीं से भी श्रीनिधि जी का पता ठीक से नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो ऐसी हालत में एक दिन मुक्ता जी ने आकर पंडित जी से कहा, पिताजी बस अब आप उनको ढूंढना बंद कर दीजिए। अगर मेरे पूर्व जन्म की बात बिल्कुल सही है और उसमें जरा भी सत्यता है, यदि भगवान मेरी पुकार को सुन रहे हैं, तो आप देखिएगा वो एक दिन खुद ही मेरे सामने आ जाएंगे। उनको आना ही पड़ेगा पिताजी। अब ऐसे में भला पंडित जी क्या बोलते, बस अपनी बेटी का मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए उसको। और तब से इस विचित्र विश्वास को लेकर मुक्ता जी 10 सालों से लगातार श्रीनिधि जी का इंतजार कर रही थी। और उन 10 सालों में न जाने कितने पुरुषों के, कितने आदमियों के मुक्ता जी के लिए विवाह संबंध आए, न जाने कितने प्रतिष्ठित परिवारों ने के जो युवक थे उन्होंने इनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मुक्ता जी ने सबको ये बोलकर मना कर दिया कि वो विवाहिता हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास कायम था कि एक ना एक दिन तो श्रीनिधि जी को आना है और वो जरूर आएंगे। और वो उनके इंतज़ार में रुकी हुई थी। इसके बाद बाबा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुक्ता जी की ये कठिन साधना पूरी हो गई है, और अब वो अपने पूर्व जन्म के स्वामी को इस जन्म में पा गई हैं। इतना बोलने के बाद बाबा जी चुप हो गए। बाबा जी तो चुप हो गए, लेकिन श्रीनिधि जी का दिल अब दुगनी तेजी से धड़कने लगा था, धक 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 धक। हालांकि ये कहानी पूरी तरह से बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक और कुछ अविश्वसनीय सी लग रही थी, लेकिन फिर भी श्रीनिधि जी का ध्यान अपने सपनों की तरफ चला गया, जिसमें उन्होंने कई बार इन जंगलों को देखा था, और कई बार सपनों में उन्होंने ये इस बात को महसूस भी किया था कि जैसे उन्हें कोई बहुत वेदना के साथ पुकार रहा है। वो ये समझते थे कि इस जंगल के पेड़ पौधे उन्हें पुकारते हैं, और इस तरह की कई चीजें, न जाने कई प्रकार की चीजें ये अपने सपनों में पहले देख चुके थे, जो अब इनके सामने घट रही थी। इसलिए इन्हें बाबा जी की कहानी पर कुछ विश्वास होने लगा था। इन्हें ये महसूस हो रहा था कि इस कहानी में काफ़ी कुछ सच्चाई है, और हो सकता है कि मुक्ता जी पूर्व जन्म में इनकी अर्धांगिनी रही हो, या मतलब इनकी वाइफ रही हो। ये सोच में पड़ गए थे और बिल्कुल मौन हो गए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, स्पीचलेस हो गए थे। इनको ऐसी मौन मुद्रा में देखकर बाबा जी बोले, अरे क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? मेरी बात आपको बनावटी लग रही है? तो श्रीनिधि ने जवाब दिया, नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा जी बोले, फिर उत्तर क्यों नहीं देते बेटा? उसी समय मंदिर के पीछे से किसी की चूड़ियों की झनकार सुनाई पड़ी।
श्रीनिधि जी समझ गए कि ना सिर्फ बाबा जी बल्कि मुक्ता जी भी इनके उत्तर का इंतज़ार कर रही हैं। अब ये कुछ देर आपने चिंतन करने करने लगे, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, क्या किया जाए? तो फिर फाइनली बोले कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बात का क्या जवाब दें। क्योंकि पंडित जी की इस आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण कहानी से तो वो बिल्कुल, मैंने बताया ना, स्पीचलेस हो गए थे। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। ऐसा नहीं था कि उन्हें इस कहानी पे कोई शक था या विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो जब से इस घाटी में आए थे तब से अपने पूर्व जन्म से संबंधित ऐसी कितनी ही विचित्र बातों को ये अपने अंदर कई बार महसूस कर रहे थे, उसका अनुभव ये कर रहे थे, जिससे इन्हें इस कहानी पर विश्वास करने का बल मिल रहा था, ताकि इनके अंदर काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ चल रहा था। चलो इस पूर्व जन्म की कहानी को एक बार अलग रख दिया जाए और सिर्फ वर्तमान को देखा जाए, तो भी इन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं था कि मुक्ता जैसी परम सुंदर कन्या जिस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाएगी, वो वाकई में बहुत भाग्यशाली होगा। श्रीनिधि जी अपनी सोचों में बहुत बुरी तरह से, मतलब उलझे हुए थे कह लीजिए, डूबे हुए थे कह लीजिए, खोए हुए थे कह लीजिए। अचानक बाबा जी बोल पड़े, अरे वो देखो उधर, वो घोड़े को दौड़ाते हुए कौन चला आ रहा है? तो श्रीनिधि जी ने अपनी गर्दन घुमाई ऐसे पीछे और देखा। बोले, अरे ये तो वही तेज सिंह है, जिसकी मदद से वो मुक्ता जी को जग्गा डाकू की कैद से आजाद करा के वापस ला पाए थे। तेज सिंह जो था वो आश्रम के अंदर नहीं आया, बल्कि गेट पर ही रुक गया और बहुत उत्तेजित स्वर में बोला, जल्दी आइए निधि बाबू, आपका एक साथी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है। अब श्रीनिधि जी एकदम से चौंक गए और अरे कौन साथी, कैसी विपत्ति में, बोलते हुए श्रीनिधि जी उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो तेज सिंह बोला, अरे बाबू अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, देरी करने में बात और ज्यादा बिगड़ सकती है, आप तो बस जल्दी चलिए। अब श्रीनिधि जी चलने के लिए तैयार हो गए, बोले चलो। तो तेज सिंह बोला, अरे साहब ऐसे खाली हाथ नहीं, निधि जी कोई असलाह वगैरह ले लीजिए, कुछ तो लीजिए हाथ में, मामला बहुत गंभीर है, देर की तो परिणाम बहुत घातक साबित हो जाएगा। अगर खाली हाथ उससे निपटना आसान होता तो क्या वो दौड़ के इनके पास आता, वो खुद ही निपट लेता। अब श्रीनिधि जी कुछ बोलते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि श्याम जी एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में धनुष बाण लिए दौड़े हुए चले आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे इनके बाकी साथी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में कुछ, मतलब कुछ ना कुछ औजार पकड़े हुए दौड़े चले आ रहे हैं। उन सभी लोगों ने तेज सिंह की बातों को सुन लिया था, क्योंकि तेज सिंह बहुत जोर जोर से बोल रहा था, आवाज़ दे दे करके बोल रहा था। अब इतनी जोर से बोलेगा तो सुनेगा ही इंसान। पास आते ही श्याम जी ने धनुष बाण तो श्रीनिधि जी के हाथों में दे दिया और बोले, चलो देखें कौन किस परेशानी में फंस गया है भाई। अब आगे आगे तेज सिंह और उसके पीछे बाकी लोग भी दौड़ने लगे और अगले 5 मिनट में ये लोग एक ऐसे किनारे पर जा पहुंचे जिसके 10 फुट नीचे एक जलधारा बह रही थी, एक वाटर बॉडी थी जो बह रही थी, एक नदी बह रही थी, एक जलधारा बह रही थी, गधेरा कहते हैं उत्तराखंड में, जिसकी चौड़ाई करीब 20 फुट से ज़्यादा नहीं रही होगी, 20 फुट तक होगी। ये सीन बड़ा खूबसूरत और देखने लायक था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन जब इनकी नज़र उसके किनारे पर पड़ी तो इन लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम काले रंग का भालू दिखाई पड़ रहा था जो गुस्से में भरा हुआ था। हालांकि भालू का दिखना कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मुक्ता जी ने पहले कभी इन लोगों को बताया था कि बसंत ऋतु में जब ये घाटी में अनगिनत मधुमक्खियों के छत्ते बन जाते हैं, ये घाटी छत्तों से भर जाती है, तो उनके लालच में बहुत सारे भालू यहाँ चले आते हैं और अक्सर इधर उधर घूमते फिरते दिखते रहते हैं। इसलिए भालू का दिखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, इसमें कोई बहुत ताज्जुब नहीं था। लेकिन जो देखकर इनके होश फाख्ता हुए वो कारण ये था
कि शिशिर भाई अपने दोनों हाथों में पत्थर उठाए धारा के दूसरे किनारे पर इस दैत्यकार भालू का मुकाबला करने को तैयार खड़े थे। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेज सिंह, जिन्हें इनका साथी बोल रहा था, वो साथी शिशिर भाई होंगे। भालू किसी भी समय शिशिर भाई पर हमला कर सकता था और शिशिर भाई उस भालू से कैसे मुकाबला करते हैं, ये देखने के लिए ये लोग एक झाड़ी के पीछे छुप गए। ये देखकर तेज सिंह एकदम से बौखला गया और बहुत उत्तेजित होकर श्रीनिधि जी के कान में बोला, अरे भाई, किस तरह के आदमी हो आप लोग? आपका एक साथी मुश्किल में पड़ा हुआ है और आप लोग आराम से तमाशा देख रहे हो। हद है यार, किस तरह की जीव हो तुम लोग? ये भालू को मार क्यों नहीं रहे? अपने साथी को बचा क्यों नहीं रहे हो? मदद क्यों नहीं कर रहे हो उसकी? तो श्रीनिधि जी बोले, अरे नहीं तेज सिंह, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देखना, शायद वैसे ही काम बन जाए। और अभी वो इतना ही बोल पाए थे कि देखा भालू ने हमला कर दिया था। भालू के हमला करने से पहले जो हमले की पहल थी वो शिशिर भाई ने कर दी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक पत्थर फेंका जो भालू की गर्दन पे लगा। अब पत्थर लगते ही भालू को गुस्सा आ गया और वो धारा में उतर गया और जो तेज जो है अपना दौड़ते दौड़ते दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जितनी देर में भालू ने उस जलधारा को पार किया, उतनी देर में शिशिर भाई भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। लेकिन भालू के लिए पेड़ में चढ़ना कौन सा कठिन काम है? भालू तो बड़े आराम से पेड़ में चढ़ जाता है। और उस समय तो वो पत्थर लगने के कारण और ज्यादा गुस्से में था। फिर दौड़ता हुआ वो भी पेड़ के पास पहुंच गया और मतलब अब भालू से ये उम्मीद करना कि वो शिशिर भाई को माफ कर देगा, ये तो सरासर बेवकूफ़ी होती। इस बात को शिशिर भाई भी जानते थे कि उसको मारने के लिए भालू पेड़ पर जरूर चढ़ेगा, तो वो भी तैयार थे। अब जैसे ही भालू ने पेड़ में चढ़ना शुरू किया, शिशिर भाई ने तुरंत एक के बाद एक दो मोटे मोटे पत्थर उसके ऊपर खींच के मारे, जो भालू के सही जगह पे पड़ रहे, सही जगह पे, जिनसे उसको चोट लगी। और उस चोट को भालू सहन नहीं कर पाया और पेड़ के तने से नीचे गिर गया। अब शायद भालू समझ गया था कि उसका दुश्मन भी कोई ऐसा जीव नहीं है, वो भी कोई है तोप चीज। फिर भी उसकी जो बदला लेने की भावना थी वो गई नहीं, वो और ज़्यादा बढ़ गई। और उसने अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए अब जो तरीका अपनाया वो बड़ा अद्भुत था। उसे देखकर पता चलता था कि एक पशु सही समय पर अपने दिमाग का कितना सही इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ से गिरने के बाद कुछ देर तक तो वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहा, जैसे अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने एकदम से अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब वो अचानक से अपने दोनों पैरों में खड़ा हो गया और गर्दन ऊंची उठाकर ऐसे करके अपने मुंह से थुड़थुड़ाने लगा, यानी कि आवाज देने लगा, जिसकी आवाज से जंगल दूर दूर तक जो है गूंजने लगा। ये देखकर श्रीनिधि जी ने तेज सिंह से कहा, अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे ना कि मित्र परेशानी में फंसा है और हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो देखो अब जो है उसकी मदद करने का समय आ गया है। अब हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब क्यों करनी है, मतलब क्या क्या ऐसा क्या हुआ कि अब इनको मदद करनी होगी? बात तो ये है ना। लेकिन तेज सिंह के भी कुछ समझ में नहीं आया। बोला, साहब अब ऐसा क्या हो गया है, क्यों करनी, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो श्रीनिधि जी बोले, उसकी इस क्यों का उत्तर उन्हें नहीं देना पड़ेगा, बस 1-2 मिनट बाद वो खुद ही समझ जाएगा। और वाकई में उसे 2-3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं रुकना पड़ा, मतलब समझने के लिए। अचानक जंगल में अलग अलग जगह से बहुत तेज तेज बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। अब सभी लोग चौंक उठे। श्याम जी तो इतने उत्तेजित हो गए कि राइफल में कारतूस भरने की तैयारी करने लगे। ये देखकर श्रीनिधि जी बोले, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी श्याम, देखना बिना इसके ही काम चल जाएगा, रहने दो राइफल के।
अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि आवाज़ें और क्लियर हो गई, और इन्होंने देखा कि जंगल से निकल के 5-6 भालू, बड़े-बड़े विशाल भालू, भागते हुए शिशिर भाई के पेड़ की तरफ चले आ रहे हैं। बड़ा खौफनाक मंजर होता जा रहा था। एक-एक क्षण बहुत कीमती था। ज़रा-सी गलती होने में शिशिर भाई की जान की बाजी लग सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। अब इन लोगों ने भी बिना 1 सेकंड लगाए एक साथ चिल्लाते हुए ढलान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए, शोर करते हुए, "हट! हट! भाग! भाग!" करते हुए इन्होंने भी उतरना शुरू कर दिया और जलधारा को लांघकर शिशिर भाई की तरफ दौड़ने लगे। अब 7-8 आदमियों का एक साथ चिल्लाकर भागते हुए आना, भले ही किसी इंसान के लिए कुछ ज़्यादा परेशान करने वाला ना हो, लेकिन वन्य पशुओं के लिए बहुत डरावना होता है। और यहाँ भी यही हुआ। 7-8 8 आदमियों को एक साथ चिल्लाते हुए आता देखकर वो सारे भालू उल्टे पांव वापस जंगल में भाग गए। आज मेरा गला पता नहीं क्यों सूख रहा है, मुझे लग रहा है फिर फीवर आएगा। जिनमें से मतलब सारे भालू भागे तो उनमें वो भालू भी शामिल था जो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी सहायता के लिए जिसने बुलाया था। अब शिशिर भाई पेड़ से नीचे नीचे उतर आए थे और मामला भी शांत हो गया था। वहाँ से वापस आश्रम की तरफ लौटते हुए श्रीनिधि जी ने तेज सिंह से पूछा, अरे भाई तेज सिंह, वो लाल ढांग की यात्रा कैसी रही भाई तुम्हारी? तो तेज सिंह ने जवाब दिया, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, और इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वहाँ का थानेदार अगर देशभक्त, सज्जन और उदार हृदय ना होता, मतलब साफ दिल का ना होता, तो वो पुरस्कार के बदले वो उसे हवालात में बंद कर देता। मतलब पुरस्कार नहीं देता बल्कि हवालात में बंद कर देता। ये सुनकर शेखर जी ने कहा, अरे वाह, लेकिन ऐसा क्यों? वो तुम्हें क्यों बंद कर देता? तो तेज सिंह ने बताया कि झूठा परिचय देने के बदले उसने दरोगा को अपना असली परिचय दे दिया था। उसने दरोगा जी को बता दिया था कि जिसकी लाश को लेकर वो इनाम पाने की आशा से आया है, वो खुद कई सालों तक उस डाकू के गिरोह का सदस्य रह चुका है, लेकिन अब नहीं है। अब उसे इस काम से घृणा हो गई है। वो जो है अब अपना शांति और खुशहाली का जीवन बिताना चाहता है। ये डाकुओं वाली ज़िंदगी, बेकार नीरस ज़िंदगी, इसको छोड़ना चाहता है। इस बात को सुनकर दरोगा जी बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने बोला कि अगर हर कोई इस डाकू की तरह ही बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करे तो समाज कितना खुशहाल हो जाएगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करी। और इसके बाद दरोगा जी ने कलेक्टर साहब से ना जाने क्या क्या पत्र व्यवहार किया, क्या क्या लिखा पढ़ी करी, जो वो नहीं जानता, वो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। लेकिन इतना जानता है कि पूरे 7 दिन वो पुलिस वालों का विशेष अतिथि बनकर लाल डांग में ही रहा। फिर 8वें दिन बिजनौर से कुछ बड़े अधिकारी आए। उन्होंने इसे 10,000 रुपये का जो एक चेक था वो बतौर इनाम में दिया, और उसके बाद वो श्रीनिधि जी और अन्य मित्रों से मिलने के लिए सीधा आश्रम आ रहा था। और जैसे ही वो इस नाले के पास पहुंचा तो तब उसने ये भयानक दृश्य देखा। फिर वो तुरंत भागकर इन लोगों के पास आश्रम में आ गया। और उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो सभी लोग जानते ही हैं। इतना बोलकर तेज सिंह चुप हो गया। और अब तक ये लोग आश्रम भी पहुंच गए थे। सबसे पहले तो तेज सिंह का परिचय बाबा जी से करवाया गया कि बाबा जी ये वही है जिसकी मदद से, मतलब सब जो भी कुछ रहा सब बताया गया। उससे मिलकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि मुक्ता बिटिया को बचाने के लिए जिस तरह से उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी, वो बड़ा साहसी कार्य है और बड़ा शाबाशी के लायक वो है। बाबा जी खुद और आश्रम और मुक्ता जी हमेशा उसके ऋणी रहेंगे, मतलब उससे कर्जदार रहेंगे। इसके बाद श्रीनिधि जी ने बाबा जी से कहा, वैसे तो यह आश्रम हमेशा से शांत, निर्भीक और सात्विक रहा है, लेकिन जग्गा डाकू वाला कांड होने के बाद से इसकी शांति कुछ भंग सी हो गई है, और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के निवासियों में कोई अज्ञात सा डर कायम हो गया है। यदि ऐसी स्थिति में तेज सिंह को इस आश्रम में रख लिया जाए तो इन्हें पूरा विश्वास है कि
आने वाले भविष्य में कोई ऐसी विपत्ति यहाँ नहीं आ पाएगी। ये उसकी पूरी रक्षा करने में सक्षम है। तो बाबा जी ने पूछा, क्या तेज सिंह यहाँ रहने के लिए तैयार होगा? क्या वो हमारे इस अनुरोध को मानेगा? यदि वो आश्रम में रहना स्वीकार कर ले तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ये बोलकर बाबा जी तेज सिंह की तरफ देखने लगे। अब वो ना बोलते बोलते तेज सिंह की तरफ यूं देखने लगे, भाई ये इसका क्या रिएक्शन होता है, ये क्या बोलता है। ये सब देखकर तेज सिंह बोला, उसके जैसे एक तुच्छ डाकू को बाबा जी इतना महत्व दे रहे हैं, ये सिर्फ उनके हृदय की महानता और उदारता है, नहीं तो वो खुद इस काबिल कहाँ है, वो तो एक डाकू रहा है। ये बोलते बोलते तेज सिंह का गला भर आया था, रू दिया था, बिल्कुल रुआंसू हो गया था, और उसने आगे बढ़कर बाबा जी के चरणों में अपना सर रख दिया और उस दिन से वो आश्रम का मुख्य रक्षक बन गया। अरे, आप लोग फोन क्यों बंद कर रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहानी खत्म हो गई है? नहीं नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत लंबी, मतलब ये है, हालांकि जल्दी ही खत्म होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक या दो एपिसोड और बनेंगे। जो मेन क्लाइमैक्स है वो तो अभी आया ही नहीं है, वो बताना तो रह गया है। तो 2-3 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। और वैसे भी जब इतना आपने सुन ही लिया है, 19 एपिसोड सुन लिए हैं, तो 1-2 एपिसोड सुनने में और क्या दिक्कत है। तो इस कहानी को पूरा अंत तक सुन लीजिए, मचान पे 49 दिन निपटा दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा ना उत्तरांचल डायरीज के साथ। आप लोग बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद आप देते रहेंगे, वो मेरे ऊपर बना रहेगा। आप जितने भी महिला और पुरुष मित्र आज पहली बार चैनल में आए हैं, मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहानी को पूरा सुना। बस एक विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके अन्य जानने वालों तक भी ये कहानी पहुंच जाए। मचान पर 49 दिन, श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की। साथ ही एक निवेदन और करता हूँ, वो मैं आप सभी मित्रों से करता हूँ, जो नए हैं और जो पुराने हैं, आप सभी से। यार, अगर संभव हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी राशि आप चैनल को डोनेट करना चाहें वो ज़रूर करें। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है माफ़ी मांगना। ये जो दोस्तों इस घर में शोर शराबा होता है ना, कहीं बाहर से आवाज़, कभी अंदर से आवाज़, इसके लिए मैं हेल्पलेस हूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद परेशान हूँ इस आवाज़ से। मैं क्या करूँ यार, चारपाई में पड़ा हूँ, कहीं जा नहीं सकता हूँ, इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि अपना साउंड प्रूफ कमरा बना सकूँ या ये कुछ इस तरह के माइक खरीद सकूँ। तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना इसके लिए मैं स्पीचलेस हूँ। और दोस्तों क्या कहूँ, अभी तो कुछ बचा नहीं है, अब अगले एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए, और ये जानने का इंतज़ार कीजिए कि कहानी में फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ, अब यही जानना बाकी है। 2 एपिसोड मेरे ख्याल से और होंगे इसके, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, बाय बाय। हैं, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।